हेलो बच्चों। तो भाई बहुत 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 स्वागत है आपका ई सरल की फिजिक्स रिवीजन सीरीज में। मैं सारांश गुप्ता, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से पढ़ा हुआ एक फिजिक्स को दीवाना बनाने वाला और खुद दीवाना जो है यार। आज के लेक्चर में पता है हम पूरा जो फ्रिक्शन है ना वो पूरा रिवाइज करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो भाई ये पूरी रिवीजन सीरीज हम आपके पास में ला चुके हैं। देखो यूट्यूब पे पूरी रिवीजन सीरीज भी पड़ी हुई है, वहां से आप पूरा देख सकते हैं सारी रिवीजन सीरीज, है ना। तो यार ये रिवीजन सीरीज का फायदा क्या होता है पता है? अच्छा, इस रिवीजन सीरीज के साथ में अपन सारे माइंड मैप भी देते हैं। जैसे देखो फ्रिक्शन का माइंड मैप है, इसमें 2 पेज में सारे फ्रिक्शन के फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आ गए। देखो 2 पन्नों में। तो भाई एक तो रिवीजन वीडियोस हो गए, पूरे पूरे रिवीजन वीडियोस हो गए ये, है ना। इनमें अपन क्या करते हैं, ये जो पूरे रिवीजन वीडियोस हैं ये आप एक चैप्टर आपको रिवाइज करने का मन हो रहा है यार, है ना, तो फटाफट से इसको रिवाइज कर लो। लगभग ये 30-35 मिनट का फ्रिक्शन का पूरा रिवीजन बनेगा। आप इसको रिवाइज कर लो, 2x पे देखोगे तो 15-20 मिनट में हो जाएगा। इतना टाइम तो हम कभी भी निकाल सकते हैं एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। तो आपको कभी फ्रिक्शन में कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो गया ना, यार मेरे को फॉर्मूले याद नहीं आ रहे, मेरे को फटाफट से क्विक रिवीजन चाहिए, खोला ई सरल का रिवीजन वीडियो, क्विकली रिवाइज करा, ठीक है। और ये माइंड मैप जो है ना ये प्रिंट करा लेना, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको, है ना। प्रिंट करा के फाइल में लगा लेना। जब भी फ्रिक्शन के फॉर्मूले रिवाइज करने हो 5 to 10 मिनट्स में पूरे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो तो भाई फटाफट से स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन का पूरा रिवीजन। एकदम बेसिक से उठाएंगे और सारे फॉर्मूले कवर करेंगे, ठीक है। देखो यार एक ब्लॉक पड़ा हुआ है ये इधर, है ना। हमने बचपन में पढ़ा, न्यूटन लॉ में पढ़ा है, मतलब यार एफ नेट इक्वल टू एम ए। अब साहब हमने फोर्स लगाना चालू करी, हमने कहा यार न्यूटन साहब बोल के गए थे एफ नेट इक्वल टू एम ए होता है। फोर्स लगानी चालू करी इस ब्लॉक के ऊपर में और देखा नॉर्मल लग रहा है, एम जी लग रहा है, नॉर्मल तो एम जी के बराबर है। तो न्यूटन साहब के हिसाब से यार एफ लग रही है, इकलौती फोर्स ही हमको दिख रही है। लेकिन हमने देखा हम ब्लॉक को धक्का लगा रहे हैं, ब्लॉक तो चल नहीं रहा है, मतलब नेट फोर्स 0 हो रही है, चल नहीं रहा है। तो भैया हम तो फोर्स लगा रहे हैं, तो कौन है पीछे से, कौन है देखें जरा। तो यार यहां तो कोई तो है, भूत भी हो सकता है। अब भूत नहीं, पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं, अब फ्रिक्शन है। तो बेसिकली हमारे प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन भी बहुत सारे रहते हैं कि हम एक धक्का लगाते हैं, भारी ब्लॉक होता है, थोड़ी सी फोर्स में सरकता नहीं है, उसको फ्रिक्शन अपोज करती है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ अगर अपन अब फ्रिक्शन देखें, फ्रिक्शन को समझें बेसिकली, तो एक ब्लॉक है जिसके ऊपर में एक फोर्स F लग रही है यहां पर से, राइट, ठीक है। अब जैसे जैसे हम ये फोर्स को वेरी करते जाएंगे, पहले हम कम फोर्स लगा रहे हैं, फिर हम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, फिर हम और ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, फिर हम और ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा है। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब ये ब्लॉक चलने लग जाएगा, होगा ऐसे। पहले हमने थोड़ी फोर्स लगाई, थोड़ी लगाई तो फ्रिक्शन भी थोड़ा लगा, हमने ज्यादा बढ़ाई तो फ्रिक्शन भी ज्यादा हो गया। लेकिन फ्रिक्शन एक लिमिट तक ही बढ़ता है, हमको पता है। तो अगर हम F वर्सेस F का ग्राफ बनाए ना, फ्रिक्शन वर्सेस ये फोर्स अप्लाइड का ग्राफ बनाए, तो देखिए पहले फ्रिक्शन फोर्स बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, फिर उसके बाद में कांस्टेंट हो गए फ्रिक्शन फोर्स। पता है हमको, रिवीजन कर रहे हैं ये, ठीक है। तो जो पार्ट O है ग्राफ का, यहां पर ब्लॉक है रेस्ट पे रह रहा है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन F जो है वो F कैपिटल F के बराबर है। इसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन आता है जब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है ना, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। और ये ए बी पार्ट में जब ब्लॉक चलने लग गया, जब ये ब्लॉक मूव करने लग जाएगा, तो ये फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है। अभी किंक क्यों आ रहा है ना, ये बताऊंगा बाद में, ठीक है ना, ये भी रिवाइज करेंगे ये वाला पार्ट भी। बियॉन्ड ए ग्राफ रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन ब्लॉक इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये ब्लॉक जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रहा है ना, वो सिचुएशन है। इस सिचुएशन में इट इज फाउंड दैट फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बिकम कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। इसमें फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट हो जाती है और ये काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है, ठीक है। आपको अगर फ्रिक्शन विजुअलाइज करना हो ना बच्चों, तो यार ये पूरा विजुअलाइजेशन मॉलिक्यूलर लेवल पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, एक एक पूरा ढंग से विजुअलाइज करना हो, फील लेनी हो ना, तो ई सरल ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें से फ्रिक्शन का चैप्टर देख लेना, पूरा फ्रिक्शन विजुअलाइज हो जाएगा एकदम, मतलब आपको मजा आ जाएगा, मतलब फिजिक्स के दीवाने हो जाओगे आप, गारंटीड है वो, गारंटीड है ना। पूरा विजुअलाइजेशन करा है, ये तो रिवीजन वीडियो है, या तो मैं फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। पूरा किसी को पढ़ना हो, वीक चैप्टर हो, तो भाई ई सरल ऐप डाउनलोड कर लो, फ्रिक्शन पढ़ लो, सवाल कर लो, टेस्ट दे दो, मजा आ जाएंगे, ठीक है। चलो
अब की पॉइंट देखें, फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द सरफेस इन कांटेक्ट। तो फ्रिक्शन फोर्स है वो लगती किस डायरेक्शन में है, वो सरफेस इन कांटेक्ट के अलोंग लगती है। जैसे अगर अपन देखें एक ब्लॉक रखा हुआ है ए, ग्राउंड पे रखा हुआ है वो, ठीक है ना। अब यार अलोंग द सरफेस, ये इनके अलोंग द सरफेस लाइन दे दी, डिपेंडिंग ऑन फोर्स किधर लग रही है, ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, फ्रिक्शन इधर लग सकता है या इधर लग सकता है, ठीक है। तो इन दोनों डायरेक्शन किधर भी लग सकता है डिपेंडिंग ऑन फोर्स या मूवमेंट किधर हो रहा है, ठीक है। अलोंग द सरफेस सीखने वाली बात है। आपको ऐसा टेढ़ा सरफेस है तो फ्रिक्शन या तो इधर लग सकता है या इधर लग सकता है, तो अलोंग द सरफेस लगता है फ्रिक्शन, ठीक है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात। अब एक क्वेश्चन जो बचपन से हमारे मन में आता है कि यार फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है क्या। किसी ब्लॉक को धक्का दे दिया हमने, है ना, अब वो ब्लॉक तो रुक गया। अब देखें क्या हुआ यहां पर भाई, तो यार इसको फ्रिक्शन ने रोक दिया। तो हमारे मन में जो बचपन से आता है ना, मतलब 8वीं 9वीं 10वीं सब में जो हमेशा पढ़ते हैं ना, और अभी भी काफी सारे बच्चों को लगता है अगर, क्या फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है क्या, डू फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन। इसका आंसर यस या नो। अब यस मत देना, अब बड़े हो गए अपन, अब इसका आंसर नो है, हमेशा मोशन को अपोज नहीं करता है। तो फ्रिक्शन करता क्या है, देखो मोशन कराता भी है, फ्रिक्शन कराता भी है, अपोज भी करता है। क्या करता है देखते हैं। देखो एक अगर हम रफ सरफेस ले ले, देखो एक रफ सरफेस लीजिए, रफ सरफेस है ना, ये मूव कर रहा है, ये रफ सरफेस, ठीक है, ये जो रफ सरफेस है ये मूव कर रहा है, इसके ऊपर ब्लॉक डाल दिया, तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे, दोनों रफ हैं ये, तो भाई ये चलने लग जाएगा। तो ये मोशन किसने कराया, ये तो फ्रिक्शन ने मोशन कराया। तो भाई यहां तो कॉज ऑफ मोशन जो है वो फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन मोशन अपोज नहीं करता है, सॉरी, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन अपोज करता है। दिस इज द की पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट, कि भाई जो फ्रिक्शन है ना वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है। यहां पर मैंने ब्लॉक रख रखा है कुछ, ये पेन रख रखा है, ये अब मैं हाथ को चलाऊंगा, पेन भी हाथ के साथ में चल रहा है, फ्रिक्शन नहीं चाहता कि रिलेटिव मोशन हो। मैं इस पेन को अगर धक्का दे दूंगा यहां से तो ये रुक जाएगा थोड़ी बार, फ्रिक्शन नहीं चाहता कि रिलेटिव मोशन हो। फ्रिक्शन का एकमात्र एम है जिंदगी का कि उसको रिलेटिव मोशन अपोज करना है, मोशन अपोज नहीं करना है, रिलेटिव मोशन अपोज करना है, ठीक है। चलो अब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टैटिक और काइनेटिक दो वर्ड तो पढ़ लिया, क्विक फटाफट रिवीजन करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में फोर्स लगाई हमने, है ना, तो इफ देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग, ओनली टेंडेंसी एंड नॉट एक्चुअल, अगर टेंडेंसी है ब्लॉक स्लिप, रिलेटिवली स्लिप करना चाहता है, स्लिपिंग नहीं हो रही है पर चाहता है, तो वहां पर फ्रिक्शन जो लगती है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। स्टैटिक मतलब ऐसे वर्ड माइंड में जो चीज आती है ना कि रुकी हुई, तो रिलेटिवली रुकी हुई चीजें हो ना दो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, स्लिपिंग नहीं हो रही हो, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है, राइट। ये फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो ये वाला पार्ट हमने देखा था, ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना। तो ये जैसे जैसे हम फोर्स उस पर बढ़ाते जाते हैं ब्लॉक के ऊपर में, जैसे जैसे हम कैपिटल में बढ़ाते जाते हैं, फ्रिक्शन भी बढ़ती जाती है, लेकिन ये एक लिमिट तक बढ़ती है भाई, ये एक लिमिट तक बढ़ती है, उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। उसके बाद फ्रिक्शन बोलती है इससे ज्यादा मैं नहीं बढ़ सकती, अब तो ब्लॉक चलेगा ही सही, मैं इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती हूं, उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। हाईएस्ट वैल्यू जो होती है ना स्टैटिक फ्रिक्शन की, मैक्सिमम वैल्यू, उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला जाता है। लिमिट हो गया फ्रिक्शन, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, ठीक है। चलो अब सर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। काफी बच्चों का ये पेन एरिया होता है कि डायरेक्शन निकालनी नहीं आती उनको, इसलिए हमने ये रिवीजन में भी ले लिया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालें। तो देखो इसका उत्तर क्या है, रिलेटिव स्लिपिंग जो होती अगर फ्रिक्शन नहीं होता उसके अपोजिट में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। ये सिंपल केसेस में तो स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता पड़ जाता है, लेकिन टफ केसेस में ये बहुत काम आता है, मंत्र है ये। इसका मतलब क्या है कि रिलेटिव, अगर देखो ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहां पर हमने एक फोर्स लगाई कैपिटल एफ, है ना, अब मुझे फ्रिक्शन की डायरेक्शन ढूंढनी है। सर इसमें तो इजी है, ठीक है, लेकिन जिस लॉजिक से आप देखो ना, लॉजिक समझो, लॉजिक क्या लगाना है हमको, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक किधर जाता, इधर जाता, रिलेटिव स्लिपिंग इसकी ग्राउंड में राइट में होती है ना, तो फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के डायरेक्शन ढूंढने का तरीका, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्लॉक किधर रिलेटिवली स्लिप करता, उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, ठीक है, समझ गए। ये ध्यान रखना बहुत काम आएगा जब 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, इंक्लाइन पे सॉल्व करोगे तो यही फंडा काम आए, राइट। चलो लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फटाफट से देख लेते हैं।
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, तो नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है। दूसरी चीज, स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करती है। चाहे ब्लॉक हमने ऐसे रखा हो 5 kg का या ब्लॉक हमने ऐसे रखा हो, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करती है। आपको अगर इसका मॉलिक्यूलर कारण जाना हो ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप इसरल का वीडियो देख लेना एक, उसमें मॉलिक्यूल को विजुलाइज करके बताए कि यार डाउट तो आता है कि यार ये ज्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है तो इस पर डिपेंड करना चाहिए, पर वो नहीं करता है ना, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो मैथमेटिकली इस लॉ को देखें अगर, तो एफ एस मैक्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू एन, नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू एस आ गया, म्यू एस, एफ एस मैक्स क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो एफ मैक्स इक्वल टू म्यू एस एन, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो म्यू एस एन से कम होता है। तो यहां बच्चे एक और गलती करते हैं, कभी भी अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लगाना होता है तो सर ने रटवाया था म्यू एस एन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट टू एन, नहीं भैया, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये इससे कम या इसके बराबर ही स्टैटिक फ्रिक्शन रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, पर हमेशा इतना हो जरूरी नहीं है, वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो काइनेटिक फ्रिक्शन देख लेते हैं भैया। काइनेटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू पिक्चर व्हेन रिलेटिव स्लिपिंग अकर्स, जब रिलेटिव स्लिपिंग होती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आता है। तो जब तक रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है तब तक तो स्टैटिक महाराज पिक्चर में रहेंगे, जैसे रिलेटिव स्लिपिंग हुई ना, स्टैटिक बोलता है मैं जा रहा हूं, काइनेटिक बोलता है मैं आ रहा हूं। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है तब होता है जब रिलेटिव स्लिपिंग होती है। रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ये रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, ये ए ब्लॉक है, मान लो 3 मीटर पर सेकंड से राइट में आ रहा है तो फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा, रिलेटिव स्लिपिंग के अपोजिट लगेगा। ठीक है, अब ये ऊपर जा रहा है ऐसे तो ये अलोंग द सरफेस अपोजिट लगेगा। ठीक है, एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, जैसे रिलेटिव स्लिपिंग रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट है ना, जैसे 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में दिक्कत आती है बच्चों को। तो देखो ये नीचे वाला 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ऊपर वाला 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ना, ये 5 से 3 से। अब फ्रिक्शन फोर्स बतानी है हमको इन दोनों के बीच में भी और बी और ग्राउंड के बीच में भी, कैसे बताएंगे? रिलेटिव स्लिपिंग देखो, पहले रिलेटिव स्लिपिंग देखो, इससे विजुलाइज नहीं हो रहा है ना, तो क्या करो, एक के रेस्पेक्ट में घुस जाओ, बी के रेस्पेक्ट में घुस जाते हैं अपन। देखो तो बी के रेस्पेक्ट में जाएंगे तो ए पीछे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, एक को रोक के देख लो, बी की 5 है, ए की 3 है, बी के रेस्पेक्ट में जाएंगे तो 5 इधर ऐड कर देंगे तो 5 - 3 2, तो 2 मीटर पर सेकंड से ए जो है आ रहा है ना समझ में, 2 मीटर पर सेकंड से ए लेफ्ट में जा रहा है, तो रिलेटिव स्लिपिंग लेफ्ट में रही तो फ्रिक्शन राइट में लगेगी। सर ग्राउंड से क्या होगा? अब ग्राउंड से देखो, बी और ग्राउंड के बीच में देखो, बी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में राइट में जा रहा है, तो बी के ऊपर ग्राउंड से बी और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन इधर लगेगी। अच्छा एक चीज और, ए और बी के बीच में ए पे तो फ्रिक्शन राइट में लग रही है, लेकिन बी पे फ्रिक्शन ए के कारण से वो लेफ्ट में लगेगी। न्यूटन थर्ड लॉ पेयर, न्यूटन थर्ड लॉ पेयर से भी देख लो, ए पे राइट में लग रही है तो बी पे लेफ्ट में लगेगी ए के कारण से। समझ गए? काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकाल लोगे रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट। ठीक है, चलो अब लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी देख लेते हैं भैया। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन के लॉज थे बिल्कुल वैसे ही है कि वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, और ये भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करती है। मैथमेटिकली देख लें फर्स्ट को, तो भाई एफ के प्रोपोर्शनल टू एन, वहां एफ एस था या एफ के आ गया, के फॉर काइनेटिक है ना, एफ के इक्वल टू म्यू के एन है ना, म्यू के है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और एफ के जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो देखो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स होती है म्यू के एन के बराबर। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, वो 0 से म्यू एस एन के बराबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, म्यू के एन के बराबर होता है। ठीक है, अब एक बार अपना ग्राफ वापस से विजिट कर लेते हैं। वो देखो म्यू के जनरली, पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। म्यू के जनरली म्यू एस से कम होता है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है ये, है ना, क्वेश्चंस में कम भी दे देते हैं म्यू के को या बराबर भी दे देते हैं, पर जनरली कम होता है ना। हमने ये ग्राफ देखा था, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन, ये काइनेटिक फ्रिक्शन, ये यहां पर अब पूरा समराइज एक साथ कर लेते हैं। ये म्यू एस एन लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम, तो स्टैटिक फ्रिक्शन देखो 0 से लेकर म्यू एस एन तक कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो म्यू के एन के बराबर है।
सर यहाँ पर डिप क्यों आ रहा है, ये किंक जो है ये किंक इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके कारण से अगर ये म्यू के की वैल्यू देखो कम नहीं होती ना म्यू एस से, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता, ये ग्राफ कुछ फिर ऐसा होता है, ये ऐसा ग्राफ होता है। अगर म्यू के और म्यू एस बराबर होते ना तो ये किंक नहीं आता, ये ग्राफ ऐसा होता। ठीक है, समझ गए। तो भाई वैल्यू ऑफ म्यू के और म्यू एस जो है वो नेचर और सरफेसेस पे डिपेंड करती है कि दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में है ना उनका नेचर कैसा है, कितनी रफनेस है, कितनी स्मूथनेस है, उस पे म्यू के और म्यू एस की वैल्यू डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सरफेसेस पे, है ना। अलग अलग पेयर ऑफ सरफेसेस के लिए अलग अलग होती है। क्वेश्चन में कभी आपको म्यू ही दिया जाए, सिर्फ जैसे दे दीजिए म्यू की वैल्यू 0.6, इसका मतलब म्यू एस भी इतना है और म्यू के भी इतना है। और अगर क्वेश्चन में उसको अलग, एग्जामिनर को अलग देने होंगे वैल्यू, तो वो अलग अलग भी दे देगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब जरा एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं और फील लेने के लिए, फिर इसके बाद में नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये तीनों भी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, देखो यार ये पूरी रिवीजन सीरीज बहुत इफेक्टिव है। आपका जो भी वीक टॉपिक है ना, अगर आपने उसको 2 से 3 बार रिवाइज भी कर लिया ना, तो मतलब स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा वो, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। चलो, तो भाई एक ब्लॉक रखा हुआ है, 2 kg का ब्लॉक है, रेस्ट पर है, उस पर फोर्स लगनी स्टार्ट होती है। अब देखो म्यू एस की वैल्यू 0.5 है, म्यू के की वैल्यू 0.4 है, हमें फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी है। हम अलग अलग वैल्यू ऑफ एफ ले लेते हैं। पहला केस हम ले लेते हैं, मान लो एफ इक्वल टू है 6 न्यूटन, सपोज करो 6 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ठीक है ना। तो पहले केस में ले लेते हैं एफ इक्वल टू 6 न्यूटन। अब फ्रिक्शन के सवालों को सॉल्व करने का जो ब्रह्मास्त्र होता है, ब्रह्मास्त्र पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, वो ये होता है। कैसे स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन के क्वेश्चन को, देखो अभी हमको ये भी नहीं पता कि स्टैटिक लगेगा काइनेटिक लगेगा, है ना। तो अजम्पशन से स्टार्ट करते हैं कि फ्रिक्शन सफिशिएंट है स्लिपिंग रोकने के लिए, रिलेटिव स्लिपिंग रोकने के लिए फ्रिक्शन सफिशिएंट है, ऐसे अजम्पशन से हम स्टार्ट करेंगे। तो भैया ठीक है, पहले केस में फोर्स 6 न्यूटन लग रही है, इस अजम्पशन के तहत देखें तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी चाहिए स्लिपिंग रोकने के लिए, 6 न्यूटन। अब चेक कर लो ये अजम्पशन सही है क्या। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लेते हैं, कितनी है, म्यू एस एन के बराबर होती है। म्यू एस की वैल्यू है 0.5, नॉर्मल कितना है इसके ऊपर जो लग रहा है एम जी के बराबर 20 न्यूटन, तो इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो 10 न्यूटन है। मतलब फ्रिक्शन की जो औकात है ना कि मैं मैक्सिमम 10 न्यूटन तक दे सकता हूं, वो है। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना दे सकता है, 10 न्यूटन, हमें कितना चाहिए उससे 6 न्यूटन। तो हमारा अजम्पशन सही है। फ्रिक्शन बोलेगा 6 ही चाहिए ना, 6 में दे दूंगा, बिंदास खेलो तुम, तो ब्लॉक को मूव नहीं करने दूंगा। और फ्रिक्शन लगेगा कितना, 10 न्यूटन नहीं, जितने की रिक्वायरमेंट है, हमारा अजम्पशन सही है, तो फ्रिक्शन 6 न्यूटन के बराबर लगेगा। ठीक है, चलो सर अगर ये 16 न्यूटन होती 6 के बदले, सेम तरह से चलते हैं, देखते हैं जरा। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग, 16 न्यूटन, तो भाई हमें फ्रिक्शन कितनी चाहिए, 16 न्यूटन चाहिए भैया। फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात कितनी है, 10 न्यूटन है। तो फिर फ्रिक्शन बोलेगा भैया मेरी मैक्सिमम औकात ही रिक्वायरमेंट से कम है, तो मैं ब्लॉक को रोक नहीं सकता, मैं ब्लॉक को रोक नहीं सकता, तुमने जो अजम्पशन लिया है वो गलत हो गया। फ्रिक्शन स्लिपिंग रोक नहीं सकता, मतलब स्लिपिंग होगी, जो स्लिपिंग है वो होगी। स्लिपिंग होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा, कितना आएगा, म्यू के एन के बराबर आएगा। म्यू के की वैल्यू 0.4 इंटू एन है 20, दैट इज इक्वल टू 0.4 इंटू 20, 8 न्यूटन। 8 न्यूटन की फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, तो फ्रिक्शन की वैल्यू 8 न्यूटन हो गई, और इधर से हम 16 न्यूटन लगा रहे हैं। तो ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन हो जाएगा, नेट फोर्स 16 माइनस 8, 8 डिवाइड बाय 2 kg, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये एक्सेलरेट करेगा ब्लॉक। समझ गए, रिवाइज हुआ, पूरी फील समझ में आ गई। ठीक है, तो अजम्पशन से लेके स्टार्ट करो और मचाते रहो। ठीक है, अजम्पशन गलत हो जाए, ये इस टेक्निक से आपका कोई फ्रिक्शन का क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है, गारंटीड है, ये हो ही नहीं सकता है गलत, क्योंकि बिल्कुल सिस्टमैटिक अप्रोच है ये। बिल्कुल मैं अपने टाइम जब पढ़ाई करता था ना, तो ये अप्रोच से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करता था फ्रिक्शन के। अजम्पशन ले लो, अपने आप एक अप्रोच बन गई, गलती होने की चांस ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब जरा एंगल ऑफ रिपोज रिवाइज कर लेते हैं। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है भैया, अगर एक इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और अगर हम इस इंक्लाइन प्लेन को उठाते जा रहे हैं, तो ये कब
ब्लॉक स्लिप होएगा ना, उस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। अब बॉडी स्पेस और इंक्लाइन प्लेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ग्रेजुअली इंक्रीज, इसको एंगल को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। एट सम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा द बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, जिस एंगल पे ये बॉडी सरकने लग जाए वो एंगल एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। थीटा से डिनोट कर रहे हैं इसको, वो एंगल एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है जिस एंगल पे ये बॉडी जस्ट स्लाइड करने लग जाए, ठीक है, उसे एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। कैलकुलेशन कर लेते हैं भैया, यहां पर म्यू की वैल्यू म्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस है ना। mg cos थीटा इधर लग रहा है, mg sin थीटा इधर लग रहा है। फ्रिक्शन इसको रोके हुए अभी तक, यार रफ सरफेस पे तो रुकेगा ये, लेकिन फ्रिक्शन भी एक टाइम तक ही रोक सकता है, ठीक है। नॉर्मल लग रहा है और इधर फ्रिक्शन लग रहा है, तो भाई नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा बिल्कुल सही है, तो है ना, इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। और फ्रिक्शन इक्वल टू mg sin थीटा, अभी ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है। मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर होगा ये, म्यू एन के बराबर होगा ये, जब स्लिपिंग स्टार्ट होने वाली होगी। जब स्लिपिंग स्टार्ट होने वाली होगी ना, तब ये जस्ट मैक्सिमम के बराबर आ जाएगा, है ना, जस्ट सरकने वाला ही है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू म्यू एस के बराबर आ गई, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स म्यू एस के बराबर आ गई, जो एंगल ऑफ रिपोज है। डेरिवेशन भी कर लिया, तो tan थीटा वेयर थीटा इज एंगल ऑफ रिपोज म्यू एस के बराबर होता है। ध्यान रखना, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है यहाँ पर, काइनेटिक नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, जस्ट सरकने वाला है। tan थीटा इक्वल टू म्यू एस के बराबर, ठीक है। अब इसमें दो टाइप के सवाल बन जाते हैं। चलो एक सिंपल पूछे थे, म्यू एस की वैल्यू 1 है, तो बताओ tan थीटा कितना होगा। सर सिंपल है, tan एंगल ऑफ रिपोज इस सिचुएशन में 45 डिग्री होगा, tan 45 1 होता है ना यार, ठीक है। चलो अब सपोज करो म्यू एस और म्यू के गिवन है, अलग अलग है दोनों, है ना। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। फ्रिक्शन ऊपर, mg sin थीटा नीचे, ब्लॉक को हमने रेस्ट से रिलीज कर दिया। कंडीशन क्या है, tan थीटा म्यू एस से ज्यादा है, tan थीटा म्यू एस से ज्यादा है। फील भी दिलाऊंगा इसकी, पहले मैथमेटिकली देख लो। tan थीटा म्यू एस से ज्यादा है, तो tan sin थीटा बाय cos थीटा उधर चल गया। mg sin थीटा ज्यादा है म्यू एस mg cos थीटा से, मतलब mg sin थीटा ज्यादा हो गया फ्रिक्शन की वैल्यू से, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो गया, तो ये ब्लॉक स्लिप करेगा, स्लिपिंग होगी। फील लो, अब देखो फिजिक्स की फील लोगे ना तभी मजा आएगा। tan थीटा और म्यू एस दोनों में लड़ाई चल रही है। tan थीटा बोल रहा है मैं तो जितना ज्यादा थीटा ना मैं तो ब्लॉक को गिराऊंगा, म्यू एस बोल रहा है मैं ब्लॉक को रोक के रखूंगा। तो tan थीटा अगर म्यू एस से ज्यादा हो गया तो कौन जीतेगा, tan थीटा जीतेगा। और tan थीटा क्या चाहता है कि मैं ब्लॉक को नीचे स्लिप करा दूं, और म्यू एस क्या चाहता है कि ब्लॉक वहीं का वहीं पड़ा रहे, स्लिपिंग ना हो। तो tan थीटा जीतेगा तो स्लिपिंग होगी, स्लिपिंग होगी तो एक्सेलरेशन आएगा। जैसे एक केस ले लिया 53 डिग्री है, तो tan 53 डिग्री देखो ऑब्जेक्टिव में खटाखट सॉल्व कर सकते हो उससे। tan 53 की वैल्यू होती है 4/3 विच इज 1.33, वो म्यू एस से ज्यादा है क्या, यस, तो इस केस में स्लिपिंग होगी। तुरंत आंसर आता है, फील बैठ जाए ना मजा आ जाता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, फिर फ्रिक्शन काइनेटिक लगने लग जाएगा क्योंकि स्लिपिंग हो रही है। तो बस mg sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा म्यू एन काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। इसको इस तरह से याद भी रख सकते हो चाहो तो, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता इसको याद रखने की, बट ठीक है, ठीक है। तो tan थीटा माइनस म्यू इंटू जी cos थीटा ये एक्सेलरेशन होगा इस ब्लॉक का, ठीक है, समझ गए। तो tan थीटा ग्रेटर देन म्यू की बात तो समझ में आ गई। अब दूसरा केस देखें, tan थीटा म्यू एस से लेस है। अब आप फील से बताओ कौन जीतेगा। सर म्यू एस जीतेगा, फ्रिक्शन जीतेगा, तो ब्लॉक में स्लिपिंग नहीं होगी, स्लिपिंग विल नॉट अकर। 37 डिग्री है, ये 0.8 है, तो tan 37 डिग्री कितना होता है, 3/4 होता है। ये वैल्यू याद रखना tan 37 tan 53 की, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये हो गया 0.75, ये कम हो गया म्यू एस से 0.8 के बराबर जो है, तो ब्लॉक को स्लिप होने नहीं देगा, तो फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर लगेगा। फ्रिक्शन कितना लगेगा इसमें, हाँ यहाँ बच्चे गलती करते हैं, फ्रिक्शन म्यू एस mg cos थीटा लगा देते हैं। अबे फ्रिक्शन म्यू एस mg cos थीटा की जो जरूरत ही नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन की तो जरूरत ही नहीं है अभी तक। फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर लगेगा जितना रिक्वायर्ड है रोकने के लिए। एक्सेलरेशन 0, स्लिपिंग नहीं होगी। समझ गए सर, अच्छे से समझ गए एकदम, ठीक है। चलो अब जरा रिवाइज करते हैं नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है यार, देखो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, तो रफ सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है एक, ठीक है, इसके ऊपर एक नॉर्मल लग रही है ना, ये नॉर्मल फोर्स हो गई, और इसके ऊपर अपन ने फोर्स लगा दी तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन भी लगेगी।
कॉन्टैक्ट के कारण से कौन सी दो फोर्सेस आ रही है, नॉर्मल और फ्रिक्शन, दोनों कॉन्टैक्ट के कारण से आ रही है, नॉर्मल और फ्रिक्शन। तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होता है ना, उसे नेट कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू, रिजल्टेंट नॉर्मल फ्रिक्शन इज नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस से अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, समझ गए सर, अच्छे से समझ गए। ठीक है, अब रिवाइज कर रहे थे एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है भैया। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है नॉर्मल और आर के बीच का एंगल। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल बिटवीन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो नेट कॉन्टैक्ट आर और एन के बीच के एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो कितना होगा, tan फाई कितना हो जाएगा, देखो f बाय एन, ये वैल्यू f के बराबर है। ये राइट एंगल ट्राइंगल में देखो tan फाई f बाय एन के बराबर हो गया, ये n के बराबर, ये f के बराबर, तो f बाय एन, tan फाई इज f बाय एन। ठीक है, अब जरा अगर इसकी फील लेनी है ना कि ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे बढ़ता घटता है, तो देखो नॉर्मल इधर हो गया, अभी हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो भाई नेट रिएक्शन, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स भी इसके बराबर है क्योंकि फ्रिक्शन तो जीरो है, अभी दोनों बराबर हो गए। अब धीरे धीरे मानो फ्रिक्शन जो फोर्स है ना, हमने फोर्स लगाना चालू करो, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, पूरा विजुअलाइज कर लो देखो इसको। तो जैसे जैसे फ्रिक्शन बढ़ती गया, ये आर वेक्टर भी घूम गया और एंगल ऑफ फाई जो है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बढ़ता गया। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बढ़ता गया। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है वो भी देखेंगे, अभी वो सारी रेंज भी देखेंगे किससे कितना हो सकता है। ठीक है, तो देखो अब सारी चीजें एक साथ समराइज कर लेते हैं, जितनी भी पढ़ी ना, बहुत फास्ट रिवीजन है ये, इससे फास्ट फ्रिक्शन का रिवीजन पॉसिबल नहीं है। देखो सारा कवर करना है ना, अगर इससे फास्ट पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो आर की वैल्यू अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, tan फाई की वैल्यू f बाय एन हो गई। ठीक है, ये डायग्राम बना लिया हमने, आर एन और एफ नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, है ना, कोई सा भी फ्रिक्शन हो सकता है, काइनेटिक स्टैटिक कोई सा भी हो सकता है, बट फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, अब देखो n की जो वैल्यू है, अभी f मिनिमम कितना हो सकता है, जीरो हो सकता है। भाई फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जीरो हो सकती है, जब कोई फोर्स नहीं लगती तो फ्रिक्शन जीरो है। ठीक है ना, तो r वेक्टर, सॉरी r जो है नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, वो नॉर्मल डायरेक्शन के बराबर हो गया, तो r मिनिमम n के बराबर होगा, है ना। tan फाई इस केस में जीरो होगा, देखो एंगल जीरो है r और n के बीच में। ठीक है, और फाई मिनिमम की वैल्यू, जो फाई भी मिनिमम है वो जीरो होगा, फाई भी मिनिमम है जो कि जीरो होगा। ठीक है, अब ये केस देखो, जब फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा है, म्यू एन के बराबर फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा है, म्यू एन के बराबर फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा है, तो इस केस में आर की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, एन बाहर आ जाएगा, 1 प्लस म्यू स्क्वायर। कैसे आया सर ये, एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होता है, एफ की वैल्यू म्यू एन रख दो क्योंकि एफ मैक्सिमम है, एन बाहर आ जाएगा, एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो एन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, tan फाई की वैल्यू म्यू हो जाएगी, tan फाई की वैल्यू म्यू हो जाएगी मैक्सिमम इसमें, और फाई मैक्सिमम की वैल्यू tan इनवर्स म्यू हो जाएगी। ठीक है, तो भाई देखो f इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है, r इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है, और tan फाई इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, और फाई इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। कोई टेढ़ा सवाल पूछ ले ना, और ज्यादा टेढ़ा कोई सवाल पूछ ले, अगर मान लो म्यू एस और म्यू के की वैल्यू अलग अलग दे दे, म्यू एस और म्यू के की वैल्यू अलग अलग दे दे, ज्यादा म्यू एस हो तो यार जब जस्ट टेंडेंसी होगी स्लिपिंग होने की, तब ये म्यू एस एन हो जाएगा, म्यू एस एन हो जाएगा, तो मैक्सिमम में म्यू एस आएगा, और जब स्लाइडिंग होगी तो ये हमेशा ये म्यू के ही आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन टर्म म्यू के एन के बराबर होगा। ठीक है, समझ गए, चलो बहुत बढ़िया। अब कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है, स्मूथ सरफेस पे फाई कितना होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यार स्मूथ सरफेस पे तो फ्रिक्शन जीरो होता है, स्मूथ सरफेस पे तो फ्रिक्शन ही जीरो होता है, तो फाई की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि नॉर्मल और आर दोनों इधर ही होते हैं, तो ये जीरो होती है फाई की वैल्यू स्मूथ सरफेस पे। ठीक है, हो गया फ्रिक्शन पूरा रिवाइज। देखो हमने पूरा फ्रिक्शन रिवाइज कर लिया है बच्चों। ठीक है, तो कभी भी आपको फ्रिक्शन पढ़ना हो ना, ये वीडियो खोलो, तुरंत रिवाइज कर लो, मजा आ जाएगा। माइंड मैप डाउनलोड कर लो, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम लेके आने वाले हैं। ठीक है,
मचा देंगे, फोड़ देंगे। और जिन बच्चों को फ्रिक्शन पूरा समझना है ना यार, वो ईसरल ऐप डाउनलोड करके उसमें से कुछ वीडियोस देख लो, ठीक है। तो फ्रिक्शन आपको फ्री ट्रायल चलती है उसमें आपको फ्रिक्शन, आप चैप्टर जो आपके वीक टॉपिक्स है ना फ्रिक्शन के अंदर ही, वो पढ़ लो, विजुअलाइज हो जाएगा, गारंटीड है इंप्रूव हो जाएगा आपका फ्रिक्शन। चलो बच्चों, ऑल दी बेस्ट, मचा देंगे।